मैं यहाँ कहाँ हूँ? पहले 10 से अधिक सिपाही थे जो मुझे ले जा रहे थे। 1 घंटा पहले एक बड़े बाघ ने हमला किया, बाकी सब मर गए। सिर्फ मैं अपनी ताकत के दम पर एक वार से उसके गले पर वार किया और किसी तरह बच गया। फिर मैं बेहोश हो गया और अभी कुछ समय पहले दकुन साम्राज्य खत्म हो गया। पक्का टाइम ट्रैवल है और मैं एक एस्कॉर्ट ऑफिसर बन गया हूँ जो जंगल में फंस गया और सब औरतें हैं। अब कैसे बचूं? मिस्टर लियू, आप जाग गए। बहुत अच्छा, मिस्टर लियू आखिर जाग गए। मिस्टर लियू, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और पानी पी लीजिए, ताकत आएगी। इतनी खूबसूरत लड़कियां शायद भूख से मर जाएंगी इस बियाबान में। उपयुक्त मेजबान मिला। टच बूम बूम। सिस्टम बाइंडिंग सफल। टच बूम बूम। इस सिस्टम का नाम कितना देसी है, भरोसेमंद है। पक्का है भाई, मैं सबसे सीरियस हूँ। इस सिस्टम की 2 क्षमताएं हैं। पहली, किसी भी चीज को छूकर उसकी क्षमता पा सकते हो। दूसरी, किसी भी चीज को छूकर उसकी जानकारी मिल सकती है। रोज एक बार छू सकते हो। छूने पर रैंडम मिलता है क्षमता या जानकारी। ये सिस्टम वरदान है मेरे लिए। इसके साथ शायद इन सब को लेकर जंगल में बच सकता हूँ। सिस्टम न्यूबी पैकेज देना होगा ना? हाँ भाई, है। न्यूबी पैकेज खुल रहा है। बधाई हो मेजबान। आज का स्पर्श अवसर बढ़ाकर 3 कर दिया गया है। जल्दी इस्तेमाल करो, एक्सपायर हो जाएगा। छूकर मिलेगी जानवरों की ताकत, शायद फिर इन औरतों की रक्षा कर सकूं। मिस्टर लियू, आप क्या करने वाले हैं? वो बाघ अभी पूरी तरह मरा नहीं है। मिस्टर लियू, हमें मत छोड़िए। हम कुछ भी करेंगे, कपड़े धोना, खाना बनाना, सिलाई करना, पैबंद लगाना, यहाँ तक कि आपकी सेवा भी करेंगे। हम सब राजी हैं। देवी, मैंने जाने को नहीं कहा। बधाई हो होस्ट। एक वयस्क साइबेरियाई बाघ को छुआ। एक वयस्क साइबेरियाई बाघ प्राप्त हुआ। सारी शक्तियां। यह है साइबेरियाई बाघ की ताकत। कबूतर खुफिया। कड़ाके की ठंड के पहाड़ के तल पर एक उजड़ा गांव है। जानवरों के झुंड द्वारा नरसंहार के बाद बाकी गांव वाले पलायन कर गए। यह क्षमता गजब की है। चूंकि गांव है, पहले वहां ठहर जाएं। लियू महोदय, दाकुन मर चुके हैं। हम ये अनाथ लड़कियां बिना पिता और भाई के संरक्षण के जड़ से कटी जंगली घास की तरह हैं। इस कड़ाके की ठंड के पहाड़ में एक दिन भी नहीं जी सकते। मैं लियू महोदय का अनुसरण करना चाहती हूँ। कृपया मुझे आश्रय दें, प्रभु। लियू महोदय, देर हो रही है। अंधेरा होने से पहले घर की मरम्मत कर लेनी चाहिए। ये घर भले ही टूटे फूटे हों, लेकिन मरम्मत करने के बाद काफी होंगे। हम यहाँ अस्थायी रूप से रुक गए हैं। हाँ। और एक बात है जो मुझे आपको बतानी है। जो झाओ यिंग नाम की लड़की हमसे अलग हुई थी, वह पिछले राजवंश के राष्ट्र रक्षक सेनापति की भतीजी है। उसके चाचा ने देश के लिए बलिदान दिया, इसलिए उसका स्वभाव बहुत तेज है, लेकिन वह बुरी नहीं है। उसकी मार्शल आर्ट बहुत मजबूत है। उसके पास की सूमो नाम की लड़की पिछले राजवंश के शाही चिकित्सालय की महिला सैन्य डॉक्टर थी। उसकी चिकित्सा कौशल बहुत उच्च है। अब हम अभी यहाँ बसे हैं। यह लोगों की जरूरत का समय है, इसलिए मैंने उन्हें आश्रय दे दिया। तुमने अच्छी तरह सोचा। तो जब मैं नहीं हूँ, यहाँ के सभी मामले तुम्हें संभालने हैं। मैं पानी का स्रोत ढूंढने जाता हूँ। पानी के बिना जीना मुश्किल है। इतना बड़ा पेड़, ठीक है, आजमाते हैं। क्या मैं एक और उपयोगी कौशल हासिल कर सकता हूँ? बधाई हो होस्ट ने 1000 साल पुराने पेड़ को छुआ। चोट और बीमारी से उबरने की क्षमता प्राप्त हुई। अधिकतम गति 1000 वाह, यह कौशल तो अशांत समय में जीवन रक्षक उपकरण है। अब चोट या बीमारी से डर नहीं लगेगा। अब वापस जाना चाहिए। प्रभु, यह कमरा सबसे मजबूत है। मैंने इसे आपके लिए शयनकक्ष के रूप में तैयार किया है। बाघ की खाल बिछी है, नरम है। मांस का सूप अभी पकाया है। पहले अपना पेट गर्म कर लीजिए। ये सब तुमने किया है? सबने मिलकर मदद की और सजाया। प्रभु, आप पहले आराम करें। मैं और दूसरी बहनें एक साथ मीन पर सो जाएंगी। आपको परेशान नहीं करेंगी। यह कमरा इतना बड़ा है, 2 लोग आराम से रह सकते हैं, तो क्यों ना तुम यहाँ सो जाओ, एक दूसरे का ध्यान रख सके। बहुत ठंड लग रही है। यह बदबूदार जगह कब तक झेलना पड़ेगा? क्यों लियू जैसा छोटा आदमी एक कमरा अकेला ले सकता है? बाघ की खाल के बिस्तर पर सोता है। और सुवान किंग, वह कमीनी भी मौज कर रही है। हमें तो घुसना पड़ रहा है इस बदबूदार जगह में, ठंड में। लियू, दरवाजा खोल मेरे लिए। तू एक नीच दरबान है।
और तुझे इतना अच्छा कमरा मिलना चाहिए। जल्दी से जगह खाली कर। पहले राजधानी में तेरे जैसे छोटे आदमी मुझे देखकर पैर पड़ते थे, अब थोड़ी सी ताकत पाकर इतना घमंड हो गया और सू वान किंग प्रधानमंत्री के घर का मान मिटा रही है। मैंने सुना है कल सबने घर की मरम्मत की और बाघ का मांस पकाया, लेकिन तू पूरे समय खड़ी देखती रही, एक लकड़ी भी नहीं उठाई, एक टुकड़ा भी नहीं पकाया, है ना? मैं लिबू शांगशु की पत्नी हूँ। वैसे मोटे काम मेरे लिए नहीं है। लायक या नहीं, यह तेरे पिछले दर्जे पर नहीं बल्कि इस पर निर्भर करता है कि तूने खुद को लियू गांव का हिस्सा माना या नहीं। यहाँ मौजूद सभी बहनें कौन कुलीन परिवार से नहीं है, लेकिन यहाँ आकर कोई भी अपने पुराने दर्जे के दम पर नहीं खा सकता। लियू गांव में सिर्फ एक नियम है, योगदान के बदले सुविधा। आज रात से लियू गांव तेरे लिए आवास उपलब्ध नहीं कराएगा, तू बाहर सोएगी। मानता हूँ तुझे भी बाहर सोना पड़ेगा। जो लोग उसके साथ भूखा प्यासा रहना चाहते हैं यहीं खड़े रहो, बाकी लोग जाओ और सो जाओ। हुजूर बाहर बहुत ठंड है। ली दीदी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? नियम तो नियम है, थोड़ा सख्त नहीं हुए तो बाकी सब भी वैसा ही करेंगे। आलस और बहाना तो गांव का प्रबंध नहीं होगा। हुजूर सही कहते हैं, लेकिन ली दीदी बस पहले राजधानी में बड़े आराम से रहती थीं और उनका स्वभाव बुरा नहीं है, और हमें अब जमीन जोतने और घर बनाने के लिए लोगों की जरूरत है, और ली दीदी बच्चे पैदा करने में भी मदद कर सकती हैं। तुम तो दिल के बहुत नरम हो हुजूर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। प्लीज मुझे अंदर ले चलिए, मैं आगे से आपकी हर बात मानूंगी। हुजूर मैं गलत थी, प्लीज मुझे अंदर ले चलिए, मैं आगे से आपकी हर बात मानूंगी। आज मैं पहाड़ पर शिकार करने जा रहा हूँ। तुम लोग घर पर गांव की देखभाल करो, सबको जल्दी से जमीन जोतने का काम करने को कहो, बीजों का इंतजाम मैं बाद में करूंगा। हुजूर सावधान रहिए। जल्दी जाइए और जल्दी आइए, मैं आपके लिए गरम खाना रखूंगी। हुजूर सुरक्षित लौटे। कल रात आपने मेरी जान बचाई, मैंने अभी तक आपका धन्यवाद भी नहीं किया शेंगनान। जल्दी हटो शेंगनान, जानवर यहाँ आ गया। क्यों बेवकूफ की तरह खड़े हो, भागो जल्दी दीदी। लियू हुजूर को कुछ तो नहीं होगा ना, उसकी चिंता मत करो। उसने खुद अपने काम से मतलब रखा, जिए या मरे उसकी अपनी बात। चलो हम चलते हैं, इतना ही। इससे पेट नहीं भरता, अभी इतनी देर भागे, अब तो पैरों में दम नहीं। यह जिंदगी कब खत्म होगी? मुश्किल वक्त में खाना न मिलना आम बात है, जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात है। अभी लियू हुजूर ने हमारी जान बचाई। आज रात एक्स्ट्रा खाना है, जिसे मांस चाहिए सब आकर शिकार साफ करने में हाथ बटाओ। शेंगनान जल्दी हटो शेंगनान। हुजूर मैं अभी सबको काम बांट देती हूँ। लकड़ी काटने वाले, आग जलाने वाले, सुअर का मांस साफ करने वाले, जल्दी से तैयार कर दूंगी। हाँ सबको जुट जाने दो, जल्दी देख चढ़ेगी, जल्दी मीट मिलेगा। दीदी यही वह जंगली सुअर है? हुजूर लियू ने, उन्होंने सच में इसे मार दिया? अपनी कोंग फू से इस जंगली सुअर से लड़ते हुए मैंने पूरी ताकत लगा दी थी। वह तो बस एक पुराना सिपाही था, वह कैसे अकेले मार सकता है इतने खतरनाक जानवर को? शेंगनान चलो चलते हैं, यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। लेकिन दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। वो मीट की खुशबू कितनी अच्छी थी हुजूर लियू ने। अरे मुझे छोड़ दो। आज मीट मिलना किस्मत है और सबके मिलकर काम करने की वजह से का नतीजा है, लेकिन इस कठोर पहाड़ पर जीवित रहने के लिए सिर्फ किस्मत पर भरोसा नहीं कर सकते। नियमों का पालन करना होगा। आज से लियू गांव में काम के अनुसार वितरण होगा, जितना काम उतना मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। वानकिंग रिकॉर्ड रखेगी सबके योगदान का। घर की मरम्मत, बंजर जमीन जोतना, पानी लाना, लकड़ी बीनना, गश्त और निगरानी, गांव के लिए जो भी काम करोगे वह सब योगदान माना जाएगा। इसका सीधा संबंध तुम्हारे दैनिक भोजन से और रात को रहने वाले घर से होगा। वानकिंग हुजूर के फैसले का समर्थन करती है और पूरी ईमानदारी से सबके योगदान को रिकॉर्ड करूंगी ताकि न्याय और निष्पक्षता बनी रहे। हुजूर लियू, मुझे यह कदम ठीक नहीं लगता। हम सब मुसीबत में फंसी कमजोर औरतें हैं, बचपन से कभी कोई काम नहीं किया।
हमने कभी ये सब नहीं किया, यह नीच किस्म का काम। आप इस लियू गांव के एकमात्र आदमी हैं। आपको हम पर तरस खाना चाहिए। आप कैसे खाने का उपयोग करके हमें यह कठिन काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं? चेन दीदी सही कह रही हैं। हम तो कुलीन परिवारों की बेटियां हैं। हम कैसे जुताई और लकड़ी बीन सकती हैं? अगर यह बाहर फैल गया तो लोग हंसेंगे नहीं? अरे ना समझ औरत, तू नहीं समझती। क्या तू अब भी अपने आप को ऊंची कुल की रईस औरत समझती है? अपनी आंखें खोल और देख, बाहर कितने लोग जीने के लिए एक दूसरे के बच्चे खा रहे हैं। लियू साहब के साथ रहने पर मांस मिलता है और तू यहाँ नखरे कर रही है। परसों रात को मैं दरवाजे के बाहर आधी रात पड़ी रही। मुझे ठंड लग रही थी, मुझे भूख लगी थी, मुझे डर था कि भेड़िया उठा ले जाएगा। उस वक्त मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि कैसे बचूं। अगर बच सकूं तो कुछ भी करने को तैयार थी। अब लियू साहब ने हमें जीने का रास्ता दिया है और तू झूठी बातें फैला रही है। तू क्या चीज है? लियू साहब, क्या तू औरतों को ऐसे सिखाता है? श्रीमती चेन, और जो लोग पहले उसका साथ दे रहे थे, आज रात का राशन सब रद्द और उनके बिस्तर कमरा नंबर 1 से ले जाकर कमरा नंबर 4 में फेंक दो, जो अभी तैयार नहीं है। कल से उनका काम दोगुना होगा। जब तक काम पूरा नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा। तू हिम्मत करता है? मैं राजदरबार द्वारा मान्यता प्राप्त रईस औरत हूँ। तू मेरे साथ ऐसा कर सकता है? जब मेरे पति का नाम साफ होगा तो मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। पहली बात, तेरा पति अब मर चुका है। दूसरी बात, यहाँ मैं ही कानून हूँ। अगर एक शब्द भी बोला तो मैं जंगली सुअर का राजा को एक और साथी देने से नहीं हिचकिचाऊंगा। बहुत भूख लगी है। दीदी, हम लियू साहब के पास चलते हैं। शेंगनान, एक बार सहले। कल मैं तुझे और सुमो को जंगल में शिकार पर ले जाऊंगी। वह बदमाश शिकार कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। भूखे नहीं रहेंगे। भागो मत। आह, मेरा चेहरा। दर्द दर्द दर्द। मैं फिर जीत गया। साहब, तुम फिर धोखा दे रहे हो। यह गेम नहीं गिना जाएगा। सिसी दीदी, तुम्हारी पत्तों की कला साहब से कमजोर है तो धोखा नहीं दे सकती। तुम दोनों ने जल्दी सीख लिया कि मैं धोखा दे रहा हूँ। अरे, यह तो झाओ यिंग है ना? झाओ देवी जी की बहन, हमारे जैन गुओदा जियांग की छोटी बेटी हैं। कैसे तुम रसोई में छिपकर बचे हुए खाने की हालत में आ गई? मैं जानबूझकर चोरी नहीं कर रही थी। लियू दारेन, मुझे बहुत भूख लगी है। आज दीदी के साथ पहाड़ पर शिकार करने गई थी। एक खरगोश का बाल भी नहीं छू पाई। वापस आकर भी कुछ नहीं मिला खाने को। मैं अब और भूखा नहीं रहना चाहती। लियू दारेन, आप इतने काबिल हैं। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपकी बात मानूंगी। चाय, पानी, परोसना, बिस्तर बनाना, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बस आपसे विनती है कि मुझे थोड़ा मांस खाने को दे दें। मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। और यह झाओ शेंगनाम, तो 4 लोग पूरे हो गए ना? एक महाजोंग की मेज सजा सकते हैं। पहले की तरह नहीं, 3 लोग डू दी जू खेलते थे। हमेशा एक कमी रहती थी। रुको, सेवा करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास चाय पानी देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक महाजोंग खेलने वाला चाहिए। अब से हर रात आना, बस मेरे साथ ताश खेलना होगा। आपके साथ ताश खेलना ही काफी है। मैं तैयार हूँ। लियू दारेन। लियू दारेन, मैं कल रात घर नहीं गई। दीदी को बहुत चिंता होगी। वांकिंग, जाओ और कुछ पकड़ो साफ जंगली मुर्गियां। थोड़ी देर में हम शेंगनान के साथ चलेंगे। उसकी झोपड़ी में एक बार कहेंगे कि वह कल रात पहाड़ पर शिकार करने गई थी, पूरी रात वहीं रुक गई थी। जी दारेन, मैं अभी तैयारी करती हूँ। और तुम कुछ लोगों का इंतजाम करो। गांव में चारों तरफ ढूंढो, देखो कि कोई पुराने कृषि उपकरण बचे हैं या नहीं। फावड़ा, हल वगैरह कुछ भी चलेगा। रोज मांस खाना तो अच्छा है, लेकिन पोषण संतुलित नहीं रहता। लंबे समय तक जीना है तो सब्जियां और अनाज उगाना होगा। जमीन जोतकर खेती करना अब प्राथमिकता देनी होगी। लियू जी, चिंता न करे, मैं अभी करती हूँ। पक्का करूंगी कि सब ठीक से हो जाए। मैं वांकिंग दीदी के साथ जंगली मुर्गी साफ करने जाऊंगी। 2 और पकड़ लूंगी ताकि ढोंग जी को चिंता न हो। सारी रात नहीं लौटी। क्या तुम मुझे डराना चाहती हो? दीदी, कल मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने अकेले जंगल में जाने का सोचा, कोई शिकार करने। लेकिन चलते चलते रास्ता भटक गई और भेड़िए से मिल गई। खुशकिस्मती से लियू जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने मेरी जान बचाई। कल रात लियू जी के साथ जंगल में रात बिताई, साथ शिकार किया। बड़ी बहन, ये क्या कर रही हैं? ये बीज, क्या ये वही नहीं जो आपने घर से लाए थे? रख लीजिए, शायद आगे काम आ सकते हैं। आप ये क्या करने जा रही हैं? तुम बीजों का यह थैला लियू को दे दो। उन्हें दे दूं? हम खुद रख ले तो अच्छा नहीं होगा। कहीं बाद में खेती करने का मौका मिले तो। इस कोहान पर्वत की जमीन पत्थर जैसी सख्त है, खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं। ये बीज हमारे पास रहेंगे तो देर सबेर बेकार हो जाएंगे। बेहतर है कि उसे दे दें। लियू जी,
यह मेरी दीदी ने आपको देने के लिए बीज भेजे हैं। उन्होंने कहा कि आपने मेरी जान बचाई, इसलिए धन्यवाद। बहुत अच्छा, तुम्हारी दीदी समझदार हैं। ये बीज बहुत वक्त पर मिले, बिल्कुल मेरे मन के अनुरूप। ये बीज जमीन साफ करने और खेती के लिए सबसे जरूरी चीज है। हो सकता है कि इन्हें छूने से कुछ उपयोगी क्षमता मिल जाए। स्पर्श। डिंग होस्ट अनाज और सब्जियों के बीजों को छुआ। नया कौशल, अनंत विकास प्राप्त हुआ। पौधों की वृद्धि दर बढ़ा सकता है। अधिकतम 1000% तक जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ाएगा। इस कौशल के साथ न सिर्फ इस कुहान पर्वत की कठोर जमीन बल्कि पत्थरों की दरारों में भी मैं अनाज उगा सकता हूँ। सब बाहर आ जाओ और इकट्ठा हो जाओ। महत्वपूर्ण काम है। सिर्फ शिकार करने से पेट नहीं भरता। इस अशांत समय में लंबे समय तक जीने के लिए अपनी खुद की होनी चाहिए खेत और अनाज। आज से जमीन साफ करके खेती करेंगे। सबको मेहनत करनी होगी। जी आप चिंता न करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। वांकिंग, तुम सबको औजारों के ढेर के पास ले जाओ। कुदाल लो, लकड़ी का हल। अभी से शुरू करो। यह जमीन बहुत सख्त है, खोदी ही नहीं जाती। ऐसे करते रहे तो कुदाल टूट जाएगी। हम भी थककर बेहाल हो जाएंगे। बहनों, हिम्मत मत हारो। यह थोड़ी सी मुश्किल क्या चीज है। पहले हम पेड़ की छाल खाते थे, जब ठंड में ठिठुरते थे, तब कहाँ थी यह उम्मीद। लियू जी पर भरोसा रखो, जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। हम थोड़ा और धैर्य रखें। यह औरत कितनी जल्दी बदल गई। एक बड़ा आदमी खुद आराम से बैठा है, औरतों को यह मेहनत का काम करने दे रहा है। बेशर्म है। दीदी, लियू जी ऐसे नहीं हैं। यह जमीन जोतनी ही नहीं। कहीं वह हार मानने वाला तो नहीं। बकवास मत करो, लियू जी जरूर कोई तरीका निकालेंगे। लियू जी वापस आ गए। औजार ठीक नहीं है तो मैं खुद जोतूंगा। जी सच में आप खुद हल खींचेंगे। यह मिट्टी इतनी सख्त की कुदाल नहीं चलती। यह कैसे खींचेगा? इंसान तो दूर, बैल भी शायद न जोत पाए। लियू जी में जरूर काबिलियत है। हम देखते रहें। मुझे देखना है वह कब तक बहादुरी दिखाएगा। जब वह गिरेगा तब देखूंगी ये औरतें क्या उसे फिर सर चढ़ाएंगी और वह कैसे अपना वह अधिकार बनाए रखेगा। जी आप जिद न करें, यह जमीन बहुत सख्त है। हम कोई और तरीका सोचते हैं। चिंता मत करो, यह थोड़ी सी बात मेरे लिए मुश्किल नहीं। हे भगवान, यह इंसान है। लियू जी तो जैसे देवता हैं। बहुत कमाल है। यह ताकत 10 बैलों से भी ज्यादा। कमाल है, सच में कमाल है। लियू जी के साथ सच में राहत मिलेगी। लियू जी बहुत जबरदस्त हैं। यह तो बहुत कमाल है। दीदी देखो, लियू जी ने सच में जोत दिया। दीदी, क्यों न हम भी लियू जी के साथ काम करें? शायद वह सच में हमें अच्छे दिन दिला सकते हैं। वह कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। बस जमीन साफ करना और जोतना है, कुछ बड़ी बात नहीं। सुमो शेंगनान, कल सुबह हम भी जमीन साफ करेंगे। अपने दम पर दूसरों से कम नहीं है। सब यहाँ आ जाओ, इकट्ठा हो जाओ। जी आए आए। जी आज हम क्या करेंगे? वांकिंग, तुम ये जिन बीजों को मैंने छुआ है सबको बांट दो। गेहूं और दालें धूप वाली जगह पर लगाओ। सब्जियां पानी के पास लगाओ। याद रखो, हर बीज के बीच 1 उंगली का फासला रखो। बोने के बाद हल्की मिट्टी डालो, ज्यादा मत दबाओ। लियू जी चिंता न करें, हम आपके कहे अनुसार करेंगे। बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। दीदी, यह जमीन बहुत सख्त है। पूरी सुबह खोदा, बस इतनी सी जमीन साफ की। ऐसे चलता रहा तो पता नहीं कब तक खोदते रहेंगे, कब बीज बो पाएंगे। अगर हम मेहनत करें कभी न कभी तो जमीन साफ हो ही जाएगी। लियू जी से भी बड़ा खेत, जरूर उसे पीछे छोड़ देंगे। बहुत खुशबू है। लियू जी के साथ न सिर्फ जमीन मिली बल्कि रोज मांस भी मिलता है। लियू जी की बदौलत हमें मिली ऐसी अच्छी जिंदगी। जी आज आपने बहुत मेहनत की।
और खाइए, ताकत आएगी। जी, पानी पी लीजिए, गला तर हो जाएगा। आज सबको बीज बोने का तरीका बताया, जरूर थक गए होंगे। तुम भी खाओ, सबने मेहनत की। लियो जी, मैं ताश खेलने आई हूँ। आ जाओ, पहले पेट भर लें, फिर ताश खेलेंगे। महोदय, कपड़े तैयार हैं। आज मौसम ठंडा है, एक और कपड़ा पहन लीजिए। लियो महोदय, बिस्तर बिछा दिया गया है। महोदय, जा गए, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, गला गीला हो जाएगा। शेंगनान, नाश्ता करने के बाद जल्दी वापस चली जा, अपनी बहन को पता न चले वरना फिर से झमझट हो जाएगी। पता है लियो महोदय। शेंगनान, तुम फिर कहाँ चली गई थी? मुझे सुबह नींद नहीं आ रही थी, तो खेत के पास देखने गई थी। हमने जो बीज बोए थे, देखना चाहती थी कि कुछ हलचल है या नहीं। हमने जो जमीन जोती है वो बहुत कम है, बीज भी नहीं पता अंकुरित होगा या नहीं। अगर अंकुरित भी हो गया तो पकने में अभी वक्त है। ये दिन कब तक गुजरेगा पता नहीं। चिंता मत करो, अभी तो सब्जी और मांस है। जब हमारी फसल उग आएगी तो खाने की चिंता नहीं रहेगी। तब हम रोज ग्रिल्ड मीट खाएंगे और गर्म सूप पियेंगे। दीदी, ये भी मांस है क्या? सुबह हवा तेज थी, पेट में हवा भर गई। ये कैसे हो सकता है, बस एक रात में? सच में कमाल है, जल्दी आओ और देखो, कमाल है। ये लियो महोदय की बोई हुई जमीन है, एक रात में कैसे अंकुरित हो गई। सच है, ये पौधे बहुत मजबूत हैं, बिल्कुल नए अंकुरित जैसे नहीं लगते। ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। सबको सुप्रभात। लियो महोदय, ये तो चमत्कार है। लियो महोदय, क्या आपके पास कोई जादू है? लियो, ये फसल सच में आपने कल बोई थी, एक रात में कैसे अंकुरित हो गई? ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, खेती सबके मिलजुल करने से होती है। एकजुटता में ताकत है। कल सबने मेरे साथ मिलकर जंगल साफ किया और बीज बोए, सबने पूरी मेहनत की, तभी जमीन ने हमारे लिए पौधे उगाए। ये ऊपर वाले ने हमारी मेहनत को सराहा है। बस तुम सब ऐसे ही मेहनत करते रहो, इन फसलों की अच्छे से देखभाल करो। 2 महीने से भी कम समय में चावल और रोटी भरपूर मिलेगी। तब सिर्फ मांस ही नहीं बल्कि सबको अच्छे कपड़े और आरामदायक घर भी मिलेगा। लियो महोदय के साथ काम करके हम जरूर अच्छे दिन देखेंगे। लियो महोदय सही कह रहे हैं, हम आपकी बात मानेंगे, फसलों की अच्छी देखभाल करेंगे। हाँ हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम कोई आलस नहीं करेंगे। साहब, आप खुद क्यों काम कर रहे हैं? ये मेहनत के काम हमें करने दीजिए, आप आराम कीजिए। साहब, आप आराम करें, मैं करती हूँ। आपकी ताकत हमारी रक्षा के लिए है, इसमें बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लियो जी, बहुत गर्मी है, आपको लू न लग जाए। हाँ साहब, हम और कर लेंगे, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं। मैं थका नहीं हूँ, तुम लोग ऐसा मत करो, सब मिलकर काम करेंगे तो जल्दी होगा। साहब, चलिए शुरू करते हैं। आज लड़ाई नहीं। लियो जी, क्या हुआ? तुम्हारे कपड़े फट गए हैं, यह सबके साथ है। ऐसे नहीं चल सकता, फटे कपड़ों में गुजारा करना। कल मैं जंगल में रेशम के कीड़े ढूंढने जाऊंगा। हम रेशम के कीड़े पालेंगे और रेशम निकालेंगे, सबके लिए नए कपड़े बनाएंगे। साहब, आपको रेशम के कीड़े पालने का भी पता है? आधुनिक विज्ञान पढ़ने का फायदा है। हाँ, थोड़ा बहुत। जब रेशम मिलेगा, सिर्फ नए कपड़े ही नहीं बल्कि कपड़ा भी बुन सकते हैं, जिससे सबको गर्माहट मिले। का साहब, बहुत अच्छा विचार है, अब नए कपड़े मिलेंगे, सब और मेहनत करेंगे। साहब, पहाड़ी रास्ता खड़ा है, धीरे चलो, पत्थरों पर मत फिसलना। हाँ साहब, हमें जल्दी नहीं, धीरे धीरे ढूंढ लेंगे। तितली फूल के पीछे जा रही है, शायद इसमें कोई सुराग हो। डिंग, तुमने फूल ढूंढने वाली तितली को छुआ। जानकारी मिली, दक्षिण पश्चिम 5 कोस दूर धूप वाली पहाड़ी पर पुराना शहतूत का बाग है। वहाँ बहुत सारे जंगली रेशम के कोकून हैं। सुराग मिल गया, मेरे साथ चलो। सच में रेशम के कोकून है। साहब, ये कोकून बहुत अच्छे से सुरक्षित है, गुणवत्ता उत्तम है, इनसे निकला रेशम बहुत चिकना होगा। तुम लोग पहले तोड़ो, मैं जंगल में देखता हूँ, कुछ हो तो मुझे बुलाना। नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हम नीचे लियू गांव से हैं, यहाँ कपड़ों के लिए कोकून ढूंढने आए हैं। अगर भूख लगी है, यह मांस तुम्हें खाने को देता हूँ। धीरे खाओ, दम मत घुटना, पानी पी लो। आप सबका शुक्रिया। मेरा नाम कियाओ नियांग है, पहले थी लीबू शांगशु के घर की बुनकर। बुनकर, क्या तुम्हें रेशम के कीड़े पालना, रेशम निकालना और कपड़ा बुनना आता है? हाँ, मैं बचपन से अपनी माँ के साथ सीखी। ये सब काम मुझे आते हैं, कोकून चुनने से लेकर कपड़ा बुनने तक। एक भी कदम गलत नहीं होगा।
बहुत अच्छा। क्या तुम हमारे गांव चलोगी? गांव को जरूरत है तुम जैसी कुशल कारीगर की। मैं वादा करता हूँ तुम्हें पेट भर खाना और गर्म कपड़े मिलेंगे। अब अकेली मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं राजी हूँ साहब का शुक्रिया, आपने मुझे अपनाया। कयाओ नियांग, रेशम के कीड़े पालने और कपड़ा बुनने का काम पूरी तरह तुम्हारे जिम्मे है। जो चाहिए बेझिझक बताओ। जी हुजूर। पहले कोकून को संसाधित करना होगा, छोटे रेशम के कीड़ों को पालना होगा और एक करघा भी बनाना होगा और कुछ चरखे शहतूत की लकड़ी चाहिए या फिर एल्म की लकड़ी जो मजबूत हो और कोकून उबालने के लिए पानी गर्म करना होगा ताकि रेशम का गोंद खुल जाए और रेशम निकालना आसान हो। लकड़ी तो पहाड़ों में बहुत है। वान किंग, सीसी तुम दोनों कयाओ नियांग की मदद करो कोकून उबालने और रेशम निकालने में। मैं पहाड़ पर लकड़ी काटने जाता हूँ करघा और चरखा बनाने के लिए। हुजूर सावधान रहना। हम जरूर साथ देंगे क्याओ नियांग जी। हुजूर, यह उत्तम एल्म की लकड़ी है, बहुत मजबूत है, करघा बनाने के लिए एकदम सही है। कपड़ा सीमित है, इससे बड़े कपड़े नहीं बन सकते, लेकिन पहले अंदरूनी कपड़े बना सकते हैं। पहनने में आरामदायक होंगे और ज्यादातर लोगों को नए कपड़े पहना सकेंगे। तुम में से किसी के पास बेहतर सुझाव हो तो यह तय है कि आओ नियांग, यह काम फिर से तुम्हें करना होगा। जी हुजूर, ठीक है। लियो हुजूर अभी तक क्यों नहीं आए? कल रात मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, आज फिर से जीतना चाहती हूँ। तुम्हें बस पत्ते खेलने की पड़ी है। संभलो, कहीं हार न जाओ इतना कि चिप्स भी ना बचे। आपको इंतजार करवाया। आज सिर्फ इतना रेशम निकला। पहले ये 3 बनाए। तुम तीनों पहले पहनकर देखो कि साइजर ठीक है या नहीं, आरामदायक है या नहीं। यह रेशम बहुत मुलायम है, शरीर पर ठंडा लगता है, त्वचा को बिल्कुल रगड़ता नहीं। पहले के मोटे कपड़े से 100 गुना ज्यादा आरामदायक है। क्याओ नियांग का हुनर वाकई अच्छा है, लेकिन श्रेय हुजूर को भी जाता है कि इतने अच्छे कोकून ढूंढे। लियो हुजूर, ये बहुत आरामदायक है, पहले के मेरे रेशमी कपड़ों से भी नरम। तुम्हें पसंद आया तो अच्छा है। कल से कियाओ नियांग ज्यादा रेशम बुनेंगी ताकि सब नए कपड़े पहन सके। यह नया कपड़ा बहुत सुंदर है, पहनने में भी आरामदायक है। लियो हुजूर के साथ सच में बहुत खुश हैं, बहुत खुश। पहले कभी सोचा नहीं था इस बियाबान पहाड़ी इलाके में इतने अच्छे कपड़े पहन सकेंगे, राजधानी में पहने जाने वाले कपड़ों से भी बेहतर। बेहन जी, ऐसे नहीं चलेगा। हम इतनी देर से जुताई कर रहे हैं, आधा एकड़ भी नहीं जोता और बीज भी पता नहीं अंकुरित होंगे भी या नहीं। क्या होगा अगर हम लियो के पास चले जाएं? नहीं, हम कौन होते हैं? हम किसी पूर्व सिपाही के भरोसे नहीं रह सकते। वे औरतें सब आराम से रहने वाली अमीर घरानों की बेटियां हैं। उन्होंने कभी कुदाल भी नहीं उठाई होगी, सिर्फ मर्दों को खुश करके गुजरा करती हैं। हम उनसे अलग हैं। लेकिन लियो हुजूर की तरफ सच में अलग है। मैंने सुना है लियो हुजूर ने शुरू कर दिया है रेशम के कीड़े पालना और कपड़ा बुनना। तो क्या हुआ? वे सब पहले आराम से रहती थी, भले ही कपड़ा बुन ले, उनसे कपड़े कौन सिलेगा? अच्छा हुआ कि हम लियो हुजूर के साथ हैं, तभी हम पहन पाए इतने सुंदर कपड़े। हाँ देखो, वे बेवकूफ रोज घास चबाते हैं और फटे कपड़े पहनते हैं। सर, इतनी रात हो गई, अब तक सोए नहीं? क्या बना रहे हैं? खाना पीना और कपड़े तो हो गए। अब अगला कदम रहने की स्थिति सुधारनी होगी। अब या तो सब एक साथ फर्श पर सोते हैं या फिर हवा आने वाली टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते हैं। सर्दी में यह टिक नहीं पाएंगे। कुछ पंक्तियां बनानी होंगी, मजबूत और गर्म घर। सर, आपने बहुत अच्छी तरह से सोचा है। घर बनाने की बात। गांव में एक दीदी है जिनका नाम झांगमो है। वह पिछले राजवंश की गोंगगू शिलैंग की बेटी है। बचपन से अपने पिता के साथ उसने वास्तुकला और योजना सीखी है। नक्शे बनाना और सामग्री का हिसाब लगाना सब जानती है। शायद वह मदद कर सके। हमारे लियू गांव में इतनी प्रतिभा वाला कोई था, लेकिन अभी सबसे जरूरी है लकड़ी और पत्थर। गांव में जो है वह काफी नहीं है। कल तुम गांव का सब काम संभाल लो। सामग्री का काम मैं जंगल में जाकर निपटाऊंगा।
बिल्कुल सही समय पर आए। मुझे ताकत चाहिए थी। इस तेंदुए की तेज रफ्तार, मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। स्पर्श। दिन। आपने तेंदुए की बची हुई गंध को छुआ। कौशल प्राप्त। तेंदुए की तेजी, गति प्रतिक्रिया की गति 300% बढ़ गई। हरकतों की फुर्ती बहुत बढ़ गई। बाघ की ताकत और तेज रफ्तार मिलने के बाद शिकार और काम करने की क्षमता दोगुनी हो गई। सुमो की आवाज है। मुझे छोड़ो। भला करने पर भी यह रवैया? अगर संयोग से न मिला होता, पत्थरों के ढेर पर गिरती तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती। सर, आपका शुक्रिया बचाने के लिए। मैं खुद संभाल लूंगी, आप चिंता न करें। संभाल सकती हो? चलो 2 कदम चलकर दिखाओ। ठीक से बैठो। अगर सच में टांग टूट जाती तेरी वह हठीली मैडम, तो वह मुझ पर दोष लगाती कि मैंने नहीं बचाया। तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं जंगल में कुछ जड़ी बूटियां लेने आई थी, जरूरत के लिए, लेकिन पता नहीं था कि रास्ता इतना खतरनाक है। लापरवाही से पैर मुड़ गया और नीचे गिर गई। बहुत जिद्दी हो, बिल्कुल अपनी मैडम जैसी हो। जबकि तुम्हें वह क्षमता नहीं है, फिर भी जबरदस्ती करती हो। बड़ी बहन अकड़ नहीं दिखाती, वो बस ये सोचती है कि औरतों को किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ओह, बचपन से हुगो जनरल ने उन्हें सिखाया, औरतों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। सच्चा योद्धा देश और लोगों के लिए। वो आपके खिलाफ नहीं है, बस अपनी जिद पर अड़ी है। सोचती है कि खुद पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन वो बिल्कुल बुरी नहीं है। पहले राजधानी में एक नौकरानी को बचाने के लिए अमीर घराने के बेटे से झगड़ा कर बैठी थी। लेकिन जो अपनों की रक्षा न कर सके, वो तथाकथित आत्मनिर्भरता। बस खुद को धोखा देना है। अशांति के समय पहले अपनों को जिंदा रखना, तकलीफ ना हो, अच्छे से जीवन बिताना, यही असली हुनर है। सबसे बड़ी बात, देखो, खड़े होने की कोशिश करो। लगता है मुझे ही तुम्हें वापस पहुंचाना होगा। आपका बहुत धन्यवाद महाशय। छोटी बहन, तुम यहाँ कैसे? सुमो दीदी, आप यहाँ कैसे? रास्ते में सुमोजी मिल गई। पैर मुड़ गया था तो उन्हें यहाँ ले आया। तुम लोग पत्ते खेलो, मैं देखता हूँ। चलने की कोशिश करो, लगभग ठीक हो गया होगा। सच में ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया महाशय। देर हो रही है, तुम लोग जल्दी वापस जाओ, कहीं तुम्हारी बहन को पता न चल जाए, वरना फिर झगड़ा होगा। जी लियू महाशय, हम चुपके से निकल जाएंगे। बचाने और इलाज के लिए बहुत शुक्रिया महाशय। तुम लोग कहाँ थे? सुबह से नजर नहीं आ रहे। खेत का काम करना है या नहीं? दीदी, हम जंगल में जड़ी बूटी लेने गए थे। महाशय, झांगनिंग दीदी ने नक्शा बना लिया है। सामान की लिस्ट भी तैयार है, बस लकड़ी और पत्थर आने का इंतजार है, फिर काम शुरू हो जाएगा। महाशय, बुरी खबर है। क्या हुआ? धीरे धीरे बताओ। महाशय, बुरी खबर है। गांव की बहुत सारी बहनों की हालत खराब हो गई। कई लोगों के काम करते हुए हाथ कट गए, जख्म भर नहीं रहे और पस भी निकल रहा है। कुछ के मसूड़ों से हमेशा खून आ रहा है, खाने से भी नहीं रुकता। चेहरा भी बद से बदतर हो रहा है। बुरा हुआ, इन दिनों मांस ज्यादा खा लिया, सब्जियां कम खाई, ये तो स्कर्वी है। गांव में बहुत से लोगों को अजीब बीमारी हो गई है। मुझे पता है, वह शाही चिकित्सालय की महिला सलाहकार है। उसे पहाड़ में जाकर ढूंढने की जरूरत है। खून रोकने वाली दवा और खाने योग्य जंगली सब्जियां। दीदी, मांस खाने को मिलेगा और लियू जी को लोगों को बचाने में मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। मैडम, चिकित्सक का दिल दयालु होता है, चाहे कुछ भी हो, लोगों को बचाना सबसे जरूरी है। ठीक है, सिर्फ सुमो ही नहीं, मैं और शेंगनान भी आपके साथ चलेंगे। शुक्रिया, कोई बात नहीं। पहले पेट भरकर खाओ, ताकत होगी तो काम अच्छे से होगा। अब असली बात करते हैं। पहला कदम, पहाड़ में जाकर खून रोकने वाली दवा ढूंढो। पहले गांव के घायल लोगों को प्राथमिक उपचार दें। दूसरा कदम, खाने योग्य जंगली सब्जियां ढूंढना, वरना यह अजीब बीमारी और फैल जाएगी। पहाड़ में बहुत सारे जंगली पौधे हैं, देखने में जंगली सब्जी लगते हैं, असल में इनमें जहर होता है। मुझे खुद पहचानना होगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये जंगली सब्जी खाई जा सकती है। बगल वाला पौधा ज़ियाकाओ है, खून रोकने में बहुत अच्छा है। तोड़कर ले जाओ, धूप में सुखाकर रख लो। ठीक है, सब इकट्ठा कर लो और तोड़कर ले जाओ। आज का स्पर्श अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, पता नहीं इन पौधों को छूने से क्या जल्दी पहचान सकेंगे उन्हें। दीदी, कोई मत हिलो। दीदी, तुम कैसी हो? ये काला हुक्कू है, ये पहाड़ का सबसे जहरीला बिच्छू है। इसकी पूंछ के कांटे का जहर खून में मिलते ही जान ले लेता है। अगर इसका इलाज नहीं मिला तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में मर जाएगा। क्या? तो क्या करें? दीदी को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे मत छुओ। कुत्ते को भी इंसानियत नहीं। महाशय, मत चूसिए, ब्लैक सैट स्कॉर्पियन का जहर बहुत खतरनाक है। आप ऐसे चूस रहे हैं, आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। हाँ,
आज का स्पर्श अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। आपने स्पर्श किया जहरीले ब्लैक जेड स्कॉर्पियन को। क्षमता प्राप्त हुई पशु भाषा ज्ञान। पशु भाषा ज्ञान का उपयोग करें। लियू महाशय, ये क्या कर रहे हैं? बिच्छू से बातें कर रहे हैं। अरे तू 2 पैर वाला, मुझ पर पैर रखने की हिम्मत और अपने लोगों को मेरे इलाके में लाया। मैं तुम्हें डंक मारूं तो सही, आज मैं तुम्हारे साथ जान दे दूंगी। स्कॉर्पियन देवी, माफ करें, यह सब गलतफहमी है। हम बिल्कुल अंधे थे, हमें पता नहीं था ये आपका इलाका है। आप पर पैर रखना मेरी गलती है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, तुझ में समझ है, अब पता चली मेरी ताकत। स्कॉर्पियन देवी, आप बड़ी दिल वाली हैं, हम अपनी गलती समझ गए। सच कहूँ तो इस लड़की को आपने डंक मारा, आपका जहर बहुत तेज है। कृपया स्कॉर्पियन देवी, इसका इलाज बताएं, हम अभी चले जाएंगे, फिर कभी आपके इलाके में नहीं आएंगे। मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगी। पश्चिम में 3 फुट दूर एक झाड़ी के नीचे 7 पत्तों वाली लता है जिसमें बैंगनी फूल है। इसे चबाकर खिला दो, 1 घंटे में मेरा जहर उतर जाएगा। मुंह खोलो, ये खाओ, जहर उतरेगा। महाशय, आपको कैसे पता कि 7 पत्तों वाली लता से ब्लैक सैट का जहर उतरता है? ये जहर शाही अस्पताल के ग्रंथों में भी सिर्फ जहरीला बताया गया है, इसका इलाज नहीं बताया। अरे बस पशु भाषा थोड़ी आती है। अभी उस बिच्छू से बात की, उसने बताया इस जड़ी को मुंह से चबाकर ठीक हो जाएगी। तूने मुंह से चबाया? लियू तू मेरा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। अरे अरे, कुछ समझ तो ले, मैं तेरी जान बचा रहा हूँ, बुराई का बदला भलाई से देना चाहिए, समझी नहीं? शेंगनान, सुमो, इन 2 दिनों तुम उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना, उसे फिर से बेकार हरकतें न करने देना, खेत में काम करना, इन 2 मुर्गियों का सूप बनाओ, उसे ताकत देने के लिए। वह इन दिनों सिर्फ घास खा रही थी, विटामिन और प्रोटीन की कमी है मुर्गी का सूप पीने से, जल्दी ठीक हो जाएगी। जी लियू महोदय, मैं दीदी का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी, उसके लिए मुर्गी का सूप बनाऊंगी। महोदय, आप निश्चिंत रहें, हम पूरी देखभाल करेगी। बड़ी बहन की, आप अपने काम में लगे रहें। महोदय, आप वापस आ गए। जंगली सब्जियां और जड़ी बूटियां सब छांट कर रख दिए हैं। क्या आप पहले थोड़ा आराम करेंगे? रसोई में दलिया गरम है। आराम की जरूरत नहीं, तुम अब रसोई में जाकर कहो मेरे लाए हुए जंगली साग सब पका दो, सलाद या सूप जो भी बन सके सबको खाने को मिले, और शियानहे काओ जैसी खून रोकने वाली दवाइयां बांट दो। गंभीर रूप से बीमार लोगों को जिनके घाव नहीं भर रहे वे पहले लें, एक एक करके सबको दे दो, किसी को मत छोड़ना। जी महोदय, मैं अभी रसोई में जाकर इंतजाम करती हूँ। गेहूं काटने का समय आ गया, आखिरकार नया अनाज खाने को मिलेगा। ये सब्जियां कितनी अच्छी उगी हैं, अब से घास नहीं खानी पड़ेगी। लियू महोदय के साथ सच में उम्मीद जग गई है। सब लोग 1 मिनट रुके, पहले तुम भूखे रहते थे, फटे कपड़े पहनते थे, यहाँ तक कि एक सुरक्षित जगह भी नहीं थी। अब नया अनाज खाने को मिल रहा है, जंगली साग खाने को मिल रहे हैं और नए कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। यह सब तुम्हारे अपने हाथों से कमाया है। बस तुम मेरे साथ मेहनत करो, दिन और बेहतर होते जाएंगे। अब खाने पहनने की चीजें मिल गई हैं, अगला कदम मैं तुरंत इंतजाम करूंगा। सबके लिए नए घर बनवाऊंगा ताकि हर किसी के पास हवा न आने वाला और सर्दी से बचाने वाला घर हो। अब साझा बिस्तर पर नहीं सोना पड़ेगा, टूटे फूटे घरों में नहीं रहना पड़ेगा। हम लियू महोदय की बात मानेंगे, मेहनत करेंगे। लियू महोदय के साथ दिनों में उम्मीद है। धन्यवाद लियू महोदय। आज मैंने सबको बुलाया है, सिर्फ एक काम, नए घर बनाना। अब से हम सब के पास होगा हवा न आने वाला घर। यह काम आज ही शुरू करेंगे। अब मैं काम बांट रहा हूँ, हर कोई अपना काम करेगा। सु वानकिंग लॉजिस्टिक्स की मुख्य प्रभारी होंगी, ली सिसी ओवरसियर होंगी, झांग मो डिजाइन डायरेक्टर होंगे। आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, हम सब आपकी बात मानेंगे। मुझे पता है घर बनाना मुश्किल है, लेकिन सोचो आगे क्या होगा। हमारे पास गर्म घर होगा, पेट भर खाना मिलेगा। अब और भीड़ भाड़ वाली चारपाई पर ठंड और भूख नहीं सहनी पड़ेगी। क्या यह जीवन करने लायक है? बिल्कुल लायक है। दीदी तुम हिलो मत, अभी तुम ठीक हुई हो। जहर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, तुम खेत में कैसे काम कर सकती हो? दीदी, शेंगनान सही कह रही हैं, आपको कुछ और दिन आराम करना होगा। लियू ने वहाँ से कुछ लोग भेजे हैं, उन्होंने अनाज भेजा है। मैं कुछ दलिया बनाती हूँ, आप पहले आराम करें। क्या आराम? यह छोटी सी चोट कुछ नहीं है। जमीन अभी तैयार नहीं हुई है, बीज बोए भी तो अच्छे से नहीं उगेंगे। काम नहीं करेंगे तो हवा पिएंगे क्या? दीदी हम क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? देखो लियू साहब, अब वहाँ खाने पीने की चीजें हैं और नए घर भी बनाने लगे हैं।
सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, तो क्यों ना हम झुक जाएं और लियू साहब के पास चलें? कम से कम अब घास और कीड़े नहीं खाने पड़ेंगे। झुकना, एक पुराने सिपाही के आगे झुकना नामुमकिन है। भले ही इस सुनसान जगह पर भूखों मर जाऊं, लेकिन किसी के आगे झुकूंगी नहीं। मैं अकेली हूँ, फिर भी जीऊंगी। मैं ताकत जुटाऊंगी, आगे चलकर पुराने साथियों को इकट्ठा करूंगी और दाकुन को फिर से स्थापित करूंगी। बस दीदी, अगर तुम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम जबरदस्ती मत करना। थक जाओ तो आराम कर लेना। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि एक दूसरे का ख्याल रख सके, लेकिन दीदी हर काम अपनी ताकत के हिसाब से करना। अधिकारी साहब, आपने पूरा दिन काम किया, जल्दी से पसीना पोंछिए और आराम कीजिए। खाना अभी गर्म किया है, गरम गरम खा लीजिए। आज आपने इतना सारा लकड़ी और पत्थर ढोया, थक गई होंगे, और खाइए, ताकत आएगी। अंदर आओ। तुमने रात का खाना नहीं खाया होगा, जल्दी अंदर आओ, साथ में खाएंगे। खाने के बाद हम ताश खेलेंगे। तुम दोनों को देखकर चिंतित चेहरे लग रहे हो। लगता है कुछ बात है। बताओ क्या हुआ? लियू साहब, आप ही बताइए। मेरी दीदी, वह इतनी जिद्दी क्यों है? वह अभी ठीक हुई है और रोज हमें खेत जोतने पर मजबूर कर रही है। हमने उसे हमारे साथ चलने को कहा, लेकिन वह मानती ही नहीं। जिद पर अड़ी है कि वही जबरदस्ती करेगी। दीदी का स्वभाव बहुत सिद्धि है, उनकी नजर में सिर्फ राज्य बहाली का ख्याल है। वे आज के जीवन की बिल्कुल परवाह नहीं करती। अगर ऐसे ही चलता रहा, उनकी तबीयत जल्दी खराब हो जाएगी। आप बहुत अनुभवी हैं, आपके पास कोई तरीका है? क्या आप दीदी को समझा सकते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बहन पहले कहती थी, तलवार बर्छी चलाने वाला बेवकूफ अच्छा नहीं लगता, उसे सिर्फ वो पसंद है जिसमें दम है। साहित्य ज्ञान वाला पढ़ा लिखा आदमी कहती थी, ऐसे लोग शालीन और समझदार होते हैं, बड़ी अक्ल वाले। चलो, मैं समझ गया क्या करना है, कल देख लेना मुझे। झाओ यिंग, थोड़ा आराम कर लो, अभी खाना बनाया है। मीट और सब्जी है, गर्मा गरम खाओ। नहीं चाहिए, मैं अपनी जिंदगी खुद जीती हूँ, आप परेशान न हो। श्रीमान लियू, वापस ले जाइए। पूरब की हवा में हजारों दीप जलते हैं। मैंने सोचा तुम्हारे घर रहूं। झाओ यिंग, पता है मुझे क्या पीना है? मिल्क टी नहीं, बल्कि तुम्हारी देखभाल करना, और मुझे लगता है तुम एक गेम जैसी हो। पता है कौन सा? माइनक्राफ्ट। और बात करें इस दिल की, ये दिल मेरा पहले बाईं तरफ था, जब से तुम्हें देखा तुम्हारी तरफ भाग गया। अरे पता है कौन सा दरवाजा कभी बंद नहीं होता? मेरे दिल का दरवाजा, जो तुम्हारे लिए खुला है। लियू लियू, तुझे क्या हो गया? अपना घर नहीं बना रहा, यहाँ आकर बकबक कर रहा है। सच में क्या बात है? कोई बात नहीं, बस एक बात कहना चाहता हूँ। अब और मत अड़ो। देखो अपने आप को। अच्छा खाना छोड़कर गरम घर नहीं रहती, इस बंजर जमीन पर दुख झेल रही हो। किस लिए? मेरे साथ वापस चलो, सबके साथ रहना अच्छा नहीं। किस लिए? मुझे दकुन का राज चाहिए, यह मेरे बड़े पिता का है। पिछले राजवंश के रक्षक सेनापति ने मौत से पहले मुझे यह बाघ की मूर्ति सौंपी थी। उन्होंने कहा था दकुन का मान रखूं और मौका मिलने पर राज्य फिर से स्थापित करूं, दकुन की शान वापस लाऊं। पता नहीं इस बाघ मूर्ति को छूने से क्या असर होगा। डिंग, प्राचीन रक्षक बाघ मूर्ति का पता चला। समय रुक गया। नई क्षमता, जानवरों पर नियंत्रण खुल गई। असीम दबाव डाल सकते हैं जिससे दुनिया भर के जानवर झुक जाएंगे। क्षमता का कोई कूलडाउन नहीं, दबाव की ताकत आपकी ताकत पर निर्भर करेगी। रक्षक सेनापति की विरासत इतनी अनमोल चीज थी। देख लिया तो वापस दो। झाओ यिंग, मुझे पता है तुम्हें अपने देश की चिंता है और अपनी इज्जत पर अड़ी हो, लेकिन देश को फिर से खड़ा करना कोई एक दिन का काम नहीं है। तुम खुद को भी नहीं बचा सकती, फिर दाकुन को कैसे खड़ा करोगी? जब रास्ते ही अलग हों तो साथ नहीं चल सकते। मिस्टर लियू के बारे में क्या हुआ? मेरी दीदी ने हाँ कहा या नहीं? क्या तुमने उसे राजी कर लिया? हाँ, पहली कोशिश में कामयाबी नहीं मिली, वो नहीं मानी। तुम्हारी दीदी का स्वभाव पत्थर से भी सख्त है, बात नहीं मानती। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मुझे सबसे कम डर है जिद्दी लोगों से। धीरे धीरे उसे मना लूंगा, वो समझ जाएगी। मैं कल जंगल जा रहा हूँ, कुछ जंगली जानवरों को वश में करके लाऊंगा, उन्हें मदद दूंगा पत्थर और लकड़ी ढोने में। घर बनाने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। क्या आप जंगली जानवरों को वश में करेंगे? साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे?
अरे भाई वुल्फ किंग, इतना खूंखार मत बनो। हम लड़ने नहीं आए हैं, हम साझेदारी की बात करने आए हैं। इंसान मेरे इलाके में आने की हिम्मत करता है, मौत के घाट। देखो, अगर मेरे साथ हो लो तो हर खाने में मांस मिलेगा, जंगली मुर्गी और सुअर भरपूर। अब मेहनत करने की जरूरत नहीं शिकार करके भूखा रहने की। कैसा रहेगा? मेरे साथ चलो, जंगल के बादशाह बनो। अरे बात नहीं मानते? चूंकि नरमी से नहीं मानते तो सख्ती से मानना पड़ेगा। पहले ऐसा कर लेते तो बात खत्म हो जाती। समझदार वही जो समय को पहचाने। चलो अपने साथियों को लेकर मेरे पीछे आओ। पहले गांव जाकर काम में मदद करो, बाद में बड़ा सुअर इनाम दूंगा। कहा था कि अच्छा खाना मिलेगा, अब गांव जाकर काम करना। अच्छे से काम करो, आने वाले दिन और बेहतर होंगे। यह लकड़ी वहाँ रखो। इस सुनसान पहाड़ में इतनी अच्छी जगह, अनाज भी है, औरतें भी। आज का दिन लूट लिया। कोई मत हिलो, कोई मत हिलो, विरोध किया तो काट दूंगा। तुम लुटेरे दिन दहाड़े लूटपाट करते हो, कानून से नहीं डरते। हाँ, कानून दकून खत्म हो गया। अब कैसा कानून? बताओ तुम्हारे गांव का मुखिया कौन है और कहाँ है? हमारे साहब जल्दी आ जाएंगे, वो बहुत शक्तिशाली है, वो तुम्हें बख्शेंगे नहीं, कमीने। आखिरी बार पूछता हूँ, वो कहाँ है? रुको भाइयों, हमला करो, इसे मार डालो और सब औरतों को पकड़ लो। मेरे लियू परिवार के गांव की औरतों को छूने की हिम्मत, मौत के घाट। मालिक, ये सब डाकू सब खत्म हो गए हैं। लाशों का क्या करें? पहाड़ों में ले जाओ अपने खाने के लिए। जी मालिक। वानकिंग, सुमो, वानकिंग कैसी है? महोदय, बधाई हो। दीदी वानकिंग बीमार नहीं है, उनको प्रेगनेंसी हुई है। वानकिंग गर्भवती है? हाँ, नाड़ी बहुत मजबूत है, ये गर्भ का संकेत है। बस अभी डर गई थी और बहुत थक गई थी, इसलिए बेहोश हो गई। कुछ दिन आराम और अच्छी तरह खाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। दीदी वानकिंग को प्रेगनेंसी हुई है। महोदय, आप पिता बनने वाले हैं। महोदय, आप बहुत देर से काम कर रहे हैं, आराम करें और पानी पी लें। नहीं, पहले ये थोड़ा काम निपटा लूं। वानकिंग, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हें आराम नहीं करने को कहा था? यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत भीड़ है, कहीं चोट लग जाए तो? जाओ उस पत्थर की बेंच पर बैठो। देखो, यह लकड़ी का बिस्तर मैंने खास बनाया है, इसकी पट्टियां मोटी हैं और सिरहाने पर तकिया भी है। प्रेगनेंसी में सख्त बिस्तर पर सोना ठीक नहीं, यह सही रहेगा। और यह लकड़ी का घोड़ा, जब हमारा बच्चा होगा उसे सवारी करने देंगे। मैं और कुछ ढीले कपड़े दिलवा दूं जो तुम्हें पहनने में आराम हो, तुम सहज रहो। महोदय, आपने बहुत सोचा, आपका धन्यवाद। लेकिन अब मैं गर्भवती हूँ, इन दिनों शायद ठीक से सेवा नहीं कर पाऊंगी आपकी। दीदी वानकिंग, आप चिंता मत करें, मैं हूं ना। महोदय, मैं भी आपकी सेवा कर सकती हूँ। हाँ, यह तो ठीक है। तुम लोगों का शुक्रिया। हाँ हाँ। सुमो, क्या बात है? सब इतने उदास क्यों हैं? महोदय, मैंने अभी कुछ बहनों की नाड़ी देखी, सबकी नाड़ी बहुत कमजोर है और कुछ कह रही हैं मुंह का स्वाद बेकार है, कुछ भी खाने में मजा नहीं आता। ये लंबे समय से नमक की कमी के कारण है। मैं समझ गया, नमक की कमी, मैं इसका इंतजाम कर लूंगा। बाज भाई, तुम ऊंचा उड़ते हो, दूर देखते हो, क्या पता है यहाँ पास में नमक की खान हो। 100 कोस के दायरे में कोई नमक की खान नहीं है। पहाड़ों में कभी कभार खारे पानी के तालाब हैं। नमक की मात्रा बहुत कम है, एक समूह के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। स्वामी, मैंने अभी देखा, एक व्यापारी काफिला गुजर रहा था, अभी कुछ ही देर पहले गया है। व्यापारी काफिला? चल, मुझे देखने ले चल। ये गाड़ी के निशान देखो, लगता है बहुत दूर नहीं गए हैं। भगवान का रास्ता कभी बंद नहीं होता। 7 दिन बाद व्यापारी काफिला वापस आएगा, हम उनके साथ सौदा कर सकते हैं। लियू महोदय, आप वापस आ गए। महोदय, पहाड़ में कुछ मिला? 7 दिन बाद एक सीमा व्यापारी काफिला आएगा, वापस आते हुए यहाँ से गुजरेगा, हम उनके साथ व्यापार कर सकते हैं। तो कल से तुम लोग इंतजाम करो, व्यापार की चीजें तैयार करो, फर और कपड़ा और जड़ी बूटियां तथा पहाड़ी सामान सब पैक करो, अच्छी क्वालिटी वाली चीजें चुनो और बदलो। वानकिंग,
तुम बहुत समझदार हो। नमक के अलावा सोचो हमें और क्या चाहिए। पहले कपड़ा, फिर सब्जियों के बीज और काम करने वाले जानवर। ठीक है, 7 दिन का समय, सब अलग अलग तैयारी करो। एक बार में ही काफी ले लो जो हमें चाहिए। रुको, तुम कौन हो जो अकेले सड़क पर रोक लगा रहे हो? क्या तुम डाकू हो? सब शांत हो जाओ, मैं डाकू नहीं हूँ, बस यहाँ आपका इंतजार कर रहा था। आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। डरो मत, ये दोनों मेरे पालतू जानवर हैं, मेरा सामान ढोने में मदद करते हैं। भगवान, मैं अंधा था, पहचान नहीं पाया, बहुत अपमान किया, कृपया माफ करें भगवान। ये सब गहरे पहाड़ों से हैं, बेहतरीन माल सीमा शहर में बहुत कीमती है, पैसे होने पर भी मिलना मुश्किल है भगवान। जब माल। हाँ, तुम इसे वापस ले जाकर बेच दो, 2 गुना मुनाफा कमा सकते हो। भगवान आप देखें, 10 बोरी उत्तम चांदी जैसा नमक, 2 गाड़ी लोहे का सामान, मोटा और बारीक कपड़ा, 5 थान, 20 से अधिक नए बीज, सब चुनिंदा बेहतरीन चीजें हैं। आप देखें, यह संख्या पर्याप्त है। और यह रेशमी कपड़ा भी है, यह तो शहर की कुलीन महिलाएं पहनती हैं। भगवान, मैं वास्तव में और अधिक माल नहीं ला सका। आप देखें, यह ठीक है, आगे भी आपके पास अच्छा माल हो, फिर आपसे व्यापार करूंगा। चूंकि तुम इतने ईमानदार हो तो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम्हारे पहनावे से लगता है तुम सीमा की ओर जा रहे थे, किससे व्यापार करने वाले थे, फिर आधे रास्ते से क्यों लौट आए? मत पूछो, हमें सीमा पर जाना था और सीमा पार के कबीलों के साथ चमड़े और झड़ी बूटियों का व्यापार करना था, लेकिन रास्ते में ही मुसीबत आ गई। दक्षिण में 100 ली दूर दायान पर्वत पर पता नहीं कब हैफिंग का अड्डा बन गया। वहां सब खूंखार डाकू थे, वे सिर्फ व्यापारियों और गांवों को निशाना बनाते थे। लूटपाट, आग लगाना, मारना, कोई बुराई नहीं छोड़ते थे। हमें रास्ते में मिले कुछ गांव जो लूटे गए थे, बहुत बुरा हाल था। बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों को भी उन्होंने हमें नहीं बख्शा। हमें वापस लौटना पड़ा, जान बचाना जरूरी था। तो यह बात है, सच में खतरनाक था। आपके साथ काम करके अच्छा लगा, अब हम चलते हैं। भविष्य में अगर अच्छा माल मिला तो मैं फिर आपके पास आऊंगा। यात्रा सावधानी से करें। हैफेंग के डाकू इतने उद्दंड हो गए हैं, अगर जल्दी से तैयारी नहीं की तो देर सवेर मुसीबत आएगी। लगता है जल्दी से एक सशस्त्र बल बनाना होगा। यह तुम्हारे लिए है। यह इतने सुंदर गहने सब मेरे लिए। बेशक तुम सुंदर हो वानकिंग, इसीलिए ऐसे नाजुक चीजें पहननी चाहिए। पहले मैंने तुम्हें कम दिया, आगे से मैं तुम्हें बहुत शान दूंगा। आपके साथ रहकर मुझे कभी तकलीफ नहीं लगी। अब खाने पहनने को सब है और इतनी देखभाल मिलती है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यह तो बस शुरुआत है। जब हम गांव को और मजबूत बना लेंगे और अपनी रक्षा करने लायक हो जाएंगे, फिर और जमीन जोतेंगे और पशु पालेंगे ताकि सब आराम से जी सकें। जब बच्चा पैदा होगा, हमारा पूरा परिवार और गांव के सब लोग इस ठंडे पहाड़ पर खाने पहनने की चिंता के बिना सुख शांति से रह सकेंगे। वानकिंग, आज नमक बांट दो, हर घर को मिलेगा। अब खाना बनाते समय नमक होगा, काम करने में ताकत आएगी। वानकिंग दीदी, यह चोटी का गहना कितना सुंदर है, सुनहरी चमक है, तुम्हारे सिर पर पहनने से बहुत अच्छा लग रहा है। और यह कंगन छूने पर बहुत चिकना होगा, यह तो दुर्लभ चीज है। सब लोग ईर्ष्या मत करो, ये गहने आसमान से नहीं गिरे, हमने गहरे जंगल की अच्छी चीजें लेकर व्यापारियों से बदले हैं। बस तुम लोग मेहनत करो, जंगल साफ करो, घर बनाओ, रेशम के कीड़े पालो, कपड़ा बुनो और लियू गांव की रक्षा करो। भविष्य में न सिर्फ गहने पहनोगे बल्कि नए कपड़े भी पहनोगे और अच्छे दिन आएंगे। हर कोई वानचिंग की तरह शान से रह सकेगा। हम आपकी बात मानते हैं। पिछली बार जो मुर्गियां दी थीं शायद खत्म हो गई होंगी, मैं फिर से किसी को भेजूंगा कुछ मुर्गियां लाने। यह नया कपड़ा है, तुम लोगों के लिए नए कपड़े सिलने, और कुछ गहने भी हैं, शिंगनान और सुमो बहन भी पहन ले। नहीं, जरूरत नहीं, लियू साहब की चीजें हमारे लिए नहीं है। हम खुद शिकार कर सकते हैं, जंगल साफ कर सकते हैं, आपकी हर चीज की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, सामान यहीं रख देता हूँ, जब मन करे तब खा लेना, बाद में फिर मुर्गियां भिजवाऊंगा। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। वह लियू नाम का लड़का बिना फायदे के कुछ नहीं करता, यूं ही इतना सब कुछ लाकर जरूर कुछ बुरा मंसूबा है। तुम दोनों से कुछ चाहता है, आगे से उससे दूर रहो, उसकी छोटी मोटी मदद में ना आना। हम दाकुन के लोग हैं, हम मर जाएंगे लेकिन उसके आगे नहीं झुकेंगे।
और उसके झांसे में नहीं आएंगे। सुना? हाँ दीदी, समझ गई, मुझे याद हो गया, जरूर उससे दूर रहूंगी। बड़ी बहन चिंता मत करो, हम लियू साहब के साथ ज्यादा नजदीकी नहीं बढ़ाएंगे। मालिक, दक्षिण पूर्व दिशा में 50 मील दूर एक गांव मिला है। गुओ गांव का निशान है। वहां आदमियों की हलचल है। लियू गांव में अब कपड़ा और बाजार की चीजें बहुत हो गई हैं। उत्पादन बढ़ गया है। चलो गुओ गांव देखते हैं। व्यापार बढ़ाएं, एक दूसरे की चीजें लें। इससे और सामान जमा होगा और हेफिंग किले से बचाव होगा। वुल्फ किंग को बुलाओ, उसे अपने आदमियों के साथ आने को कहो। हम चलें और देखें। यही है इस अशांत समय में नीचे तबके के लोग। सच में शांति का कुत्ता बनना बेहतर है, अशांत समय का इंसान नहीं। रुको, तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जिसने कुछ दिन पहले हमारे गांव को लूटा था? डाकुओं का साथी? क्या आए हो हालचाल लेने, फिर से लूटने, जलाने के लिए? इसके कपड़े देखकर ही लगता है अच्छा नहीं है। इसे मार डालो, हमारे लोगों का बदला। तुम्हें दिखाता हूं चमत्कार क्या होता है। जानवर देवता, आप तो जानवर देवता के अवतार हैं। मैं कोई जानवर देवता नहीं हूं, बस जानवरों को पालने का थोड़ा ज्ञान है। जानवर देवता, मुझे माफ करें। कुछ दिन पहले हमारे गांव पर हेफिंग झाई के डाकुओं ने हमला किया। बहुत नुकसान हुआ। आप बड़े दिल वाले हैं, उम्मीद है नाराज न हो। कोई बात नहीं, इस अशांत समय में सतर्क रहना चाहिए। मेरा नाम लियू है। 50 मील दूर लियू गांव का मुखिया हूं। पता नहीं था कि जानवर देवता आएंगे। क्या आदेश है? ये मांस और अनाज तुम लोग बांट लो। पहले बुजुर्गों और बच्चों को खाना खिलाओ, बचा हुआ धीरे धीरे खाओ। क्या जानवर देवता, आप सच कह रहे हैं? ये सब हमें दे रहे हैं? बिल्कुल सच। इस मुश्किल समय में जिंदा रहना सबसे जरूरी है। जल्दी बांट लो। धन्यवाद जानवर देवता। धन्यवाद लियू जी, आप मेरे लिए नए जन्म की तरह हो। उठो, इतनी औपचारिकता न करो। हम सब दुखी लोग हैं। जितनी मदद कर सकता हूं करता हूं। लियू जी, आपका दिल कितना दयालु है। आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। हमारा गोजिया गांव पहले से दूर है। फसल ठीक नहीं होती, बस गुजारा हो पाता है। कुछ दिन पहले हेफिंग झाई के डाकू आए। न सिर्फ लूट लिया हमारे बचे हुए अनाज और कपड़े, बल्कि कई गांव वालों को मार डाला। बूढ़े, बीमार, कमजोर सब मारे गए। अब गांव में जो काम कर सकते हैं बस यही लोग हैं। खाना तक नहीं है। गांव के पुनर्निर्माण की तो बात ही मत करो। आपकी ये मेहरबानी हम गो गांव हमेशा याद रखेंगे। लगता है गो गांव सच में बहुत गरीब और खाली है। यहाँ कुछ भी नहीं है जो व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यह यात्रा व्यर्थ गई। नहीं, खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। कुछ उपयोगी तो ढूंढना ही होगा। स्पर्श। इस जगह से 3 झांग नीचे उथला चट्टान खनिज छिपा है। पर्याप्त भंडार है। निकालना आसान है। लंबे समय के लिए नमक की जरूरत पूरी कर सकता है और चट्टान शुद्ध है। जटिल शुद्धिकरण की जरूरत नहीं। बहुत ढूंढा, यहाँ मिल गया। लियू गांव में नमक की कमी है। गो गांव के नीचे नमक की खान है। यह तो किस्मत का मेल है। मुखिया जी, गांव वालों, आप लोग चिंता मत करो। यह गो गांव जरूरी नहीं कि इसका कोई रास्ता न हो। लियू महोदय, आप जिस रास्ते की बात कर रहे हैं वह क्या है? कृपया हमें कोई रास्ता बताइए। बहुत आसान है। अब तुम कुछ लोगों का इंतजाम करो, कुछ औजार ढूंढो। इसी खाली मैदान के बीच में जमीन खोदो। खोदने पर अपने आप रास्ता मिल जाएगा। यह तो जमीन के नीचे क्या हो सकता है? क्या वहाँ अनाज दबा है? लियू महोदय हमारे मसीहा हैं। उनकी बात तो सही ही होगी। गांव वालों, संकोच मत करो। भगवान शिव की बात मानो और खोदो। लियू महोदय, गांव में सीमित सुविधाएं हैं। आज रात आपको यूं ही गुजारनी पड़ेगी।
माफ कीजिए। लिंगेयर महोदय का अच्छे से ख्याल रखना, कोई कसर मत छोड़ना। जी दादा। यह मुखिया जानबूझकर अपनी पोती को भेज रहा है मुझे और गुओ गांव को एक साथ बांधने के लिए। लियू महोदय, पैर भिगोकर थकान दूर करें। मेरा नाम गुओ लिंगेयर है। अपने पिता के साथ कुछ साल मुक्केबाजी सीखी। दिन में बहुत बेअदबी हुई। महोदय कृपया नाराज न हो। यह कंगन तुम्हारे लिए। देखभाल के लिए धन्यवाद। ले लो, तुम सुंदर लगती हो। अच्छे से सजना चाहिए। तुम भी थक गई हो, जाकर आराम करो। यह नमक की खान है। हमने नमक की खान खोद ली है। अब फिर कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नमक की कमी नहीं होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लियू जी, आप तो कमाल हैं। सच में नमक निकल आया। लियू जी, आप सच में गुओ गांव के रक्षक हैं। हम तो जीवन भर नहीं जानते थे कि हमारे पैरों के नीचे नमक की खान है। गांव के मुखिया, नमक की खान का मामला अभी फैलाने की जरूरत नहीं है। लियू जी, आपने अभी कहा था कि नमक की खान का मामला फैलाना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? नमक की खान मिली है, अब से हमें नमक की कमी नहीं होगी और कुछ सामान भी मिल सकता है। यह तो सबको पता होना चाहिए ना। हाँ, मुखिया जी सही कह रहे हैं। सबको पता होना चाहिए इस अच्छी खबर के बारे में। क्या तुम जानते हो, निर्दोष व्यक्ति का अपराध उसके पास कीमती चीज होना है। यह नमक की खान जीवन का खजाना है। लेकिन गुओ गांव अब बिल्कुल असहाय है। अगर खबर बाहर निकली ब्लैकविंड फोर्ट के डाकू या कोई और ताकत जरूर आएंगे, तब सिर्फ नमक की खान ही नहीं बचेगी, गांव पर भी मुसीबत आएगी। लियू जी सही कह रहे हैं। हम फिर से वो आपदा नहीं झेल सकते, उस तरह की आपदा। नमक की खान का रहस्य हम जरूर छिपाएंगे, बाहरी किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ। आप लोग निश्चिंत रहिए। जब मैंने खान का रास्ता बताया तो गुओ गांव को अकेला नहीं छोड़ूंगा। आगे से आप लोग बेफिक्र होकर खनन करिए। खान के लिए जरूरी औजार और अनाज और खाने पहनने का सब कुछ मेरा लियू गांव संभालेगा। पक्का करूंगा कि सब खाएं पहने, कोई चिंता नहीं रहेगी। धन्यवाद लियू जी, आप ही हमारे गुओ गांव के माता पिता के समान हैं। आज से हम गुओ गांव वाले आपके हर आदेश को मानेंगे। यह मुश्किल समय है, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। लिंगेयर, गुओ गांव और नमक की खान पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है संभालना। आप चिंता न करें हुजूर, मैं गांव की अच्छी तरह रक्षा करूंगी और नमक की खान का भी ध्यान रखूंगी। आपको निराश नहीं करूंगी। यह कबूतर बहुत समझदार है। अगर कोई जरूरी बात हो तो एक चिट्ठी लिखकर इसके पैर में बांध देना। मुझे जल्दी मिल जाएगी। मेरे जाने के बाद अगर कोई स्थिति हो तो कबूतर से खबर भेज देना। हुजूर, आप जल्दी लौट आइए। फिक्र मत करो, जल्दी ही आऊंगा। हुजूर वापस आ गए, वापस आ गए। हुजूर, आप तो आखिरकार वापस आ ही गए। बहुत सारा नमक। अब हमें कभी नमक की कमी नहीं होगी। तुम गर्भवती हो और फिर भी खुद मुझे लेने आई। जाकर आराम करो, अपना ख्याल रखो। सिसी को सब संभालने दो। तुम दोनों सच में मेरी किस्मत हो। अब से कोई काम मत करो, घर पर आराम से रहो और अपना ध्यान रखो। हुजूर, चिंता न करें, हमें सीमा का पता है। हम जिद नहीं करेंगे। प्यारी बहनों, अब हमारे पास नमक है, खाने को घर है, अनाज और बीज हैं। जिंदगी अभी सुधरने लगी है, लेकिन बाहर काले तूफान का अड्डा है। जैसे बुरे लोग उपद्रव कर रहे हैं, गोजिया गांव को भी हमारी सुरक्षा चाहिए। वापस आते समय मैंने पास में लोहे की खान ढूंढ ली है। अब हमें लोहा गलाना है, हथियार और किसान के औजार बनाने हैं। सभी बहनों को हथियारबंद करना है। यह मत सोचो कि औरतें सिर्फ कपड़े धोने और खाना बनाने के लिए हैं। इस अशांत समय में मुट्ठी मजबूत हो तो कोई डगमगाता नहीं। किसने कहा औरतें मर्दों से कम हैं? बस हम हथियार उठाएं और अभ्यास करें तो भी हम घर और गांव की रक्षा कर सकते हैं, ताकि वे डाकू और लुटेरे हम पर हमला करने की हिम्मत न करें। हमें सिर्फ जीना ही नहीं है, बल्कि सम्मान से जीना है और किसी से प्रताड़ित नहीं होना। हम हुजूर की बात मानते हैं। लोहा गलाकर हथियार बनाएंगे, घर और गांव की रक्षा करेंगे। औरतें मर्दों से कम नहीं हैं। हुजूर, मैं मदद कर सकती हूँ। मेरे पिता पिछले सरकार में कार्य विभाग के उप मंत्री थे। उन्होंने मुझे लोहा गलाने और औजार बनाने की विधि सिखाई। मैं इसकी जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। यह काम तुम्हें सौंपता हूँ। आदमी या सामान जो चाहिए बताओ, मैं पूरा समर्थन दूंगा। हुजूर निश्चिंत रहें, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरूंगी। यह घर सच में अच्छा बना है। अब हम यहाँ रहेंगे, सबको सोने की जगह मिल जाएगी। महोदय, आपसे एक और बात कहनी है।
जल्दी मत करो, धीरे धीरे बोलो। बड़ी बहन, वो नहीं मान रही आपका भेजा खाना खाने को। अपने दम पर जुटी हुई है, बहुत दिनों से कुपोषण है, कई दिनों से बीमार है। महोदय, कृपया उसका कोई रास्ता निकालिए। अब कितनी देर है, अब भी जिद कर रही हो? तुम दोनों घर पर आराम करो, इधर उधर मत जाओ, मैं अभी देखने जा रहा हूँ। महोदय, आप निश्चिंत जाइए, हम अपना ख्याल रखेंगे। महोदय, यह मैंने दलिया बनाया है, बड़ी बहन नहीं खा रही, आप उन्हें समझाइए। मुंह खोलो और थोड़ा दलिया लो, तुम बीमार पड़ गई हो और कुछ नहीं खाओगी तो शरीर बिगड़ जाएगा। मैं नहीं खाऊंगी भीख का खाना। नहीं, मैं तो भूखी मरूंगी, लेकिन तुम्हारा सहारा नहीं लूंगी। लियू महोदय, आप कुछ तो उपाय करिए। मेरी दीदी बहुत जिद्दी हैं, ऐसे चलता रहा तो वो सचमुच मर जाएंगी। मिल गया, मुझे एक तरीका सूझा है। जाओ यिंग, यह भीख का खाना नहीं है, यह हमारे सहयोग की निशानी है। तुम राज्य वापस पाना चाहती हो, लेकिन अपने शरीर की भी रक्षा नहीं कर पा रही, तो सेना कैसे जुटाओगी? दाकून को फिर से मजबूत कैसे करोगी? सहयोग? तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है। रास्ता अलग है? इस अशांत समय में जीवित रहना और काम करके दिखाना ही असली बात है। तुम राज्य वापस चाहती हो, मैं अपनों की सुरक्षा चाहता हूं। देखने में अलग लगते हैं, पर असल में एक ही लक्ष्य है। दोनों को एक लड़ाकू टुकड़ी चाहिए, एक सुरक्षित ठिकाना। मुझे लोहे की खान मिल गई है, जल्द ही लोहा गलाकर हथियार बनाऊंगा। मैं एक महिला सेना बनाने वाला हूं, गांव की सभी बहनों को हथियारबंद करूंगा, गांव की रक्षा होगी और भविष्य में यह तुम्हारे राज्य वापसी की ताकत बनेगी। और इस टुकड़ी में बस तुम्हारे जैसी ताकतवर और दिलेर वीरांगना की कमी है, जो प्रशिक्षण दे और नेतृत्व करे। तुम युद्ध का नेतृत्व करोगी, टीम को प्रशिक्षित करना, युद्ध में आगे बढ़ने वाली सेनापति बनो। मैं तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा बनूंगा, लॉजिस्टिक्स संभालना और रणनीति बनाना, अनाज जुटाना और हथियार बनाना, ताकि तुम्हें कोई चिंता न रहे। दाकुन की बहाली जल्द होगी। क्या तुम खुद से पूरा नहीं करना चाहती अपने चाचा की इच्छा? हुगुओ को फिर से खड़ा करना, जनरल के घर की शान। यह झाओ यिंग बाहर से सख्त लगती है, असल में उसे सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है यह बात। उसकी भावनात्मक जरूरत हमेशा से आती है अपने अस्तित्व के एहसास से और देश बहाली के इरादे से। क्या आप सच कह रहे हैं? सच में मुझे टीम को प्रशिक्षित करने देंगे? बिल्कुल सच। मैं लियू हमेशा अपनी बात का पक्का हूँ। आज से तुम लियू गांव की महिला सेना की कमांडर हो। टीम को कैसे प्रशिक्षित और प्रबंधित करना है पूरी तरह तुम पर निर्भर है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, आपने बड़ी बहन को बचाया। मुझे धन्यवाद मत दो, मैंने तुम्हें खाना और कपड़े दिए और भविष्य में हथियार और सामग्री। यह सब मुफ्त नहीं है, तुम लियू गांव का अनिवार्य हिस्सा हो। सुमो की चिकित्सा कला, शेंगनान की फुर्ती, तुम्हारी युद्ध कला और महत्वाकांक्षा, यह सब हमारे जीने के लिए मजबूत बनने का आधार है। अब से हम एक परिवार हैं, सुख बांटेंगे, दुख भी बांटेंगे। आज मैं घोषणा करता हूं, लियू गांव महिला सेना औपचारिक रूप से स्थापित हुई। कमांडर का पद झाओ यिंग को दिया जाता है। दुश्मन मिले तो मार दो, हमारे घर की रक्षा करो। बहनों, इस अशांत समय में कमजोर को मजबूत खाता है। अब हमारे पास खाना है, कपड़े हैं और हथियार हैं और साथ लड़ने वाली बहनें हैं। खुद को हथियारबंद करो, दूसरों को सताने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों द्वारा सताए जाने से बचने के लिए अपने आसपास के लोगों की रक्षा करो। आज से हम अब नहीं रहेंगी कमजोर औरतें जिन्हें कोई भी काट सके। हम वो हैं जो आधा आसमान संभाल सकती हैं। महिला सेना, गरिमा के साथ जियो। हुगे, बड़ी खबर है। अच्छी नहीं, दक्षिण में 100 मील दूर एक गांव है। अनाज और लोहे के सामान के ढेर लगे हैं। मुख्य बात यह है
कि गांव में केवल औरतें हैं। हाँ, तो फिर क्या सोचना, सभी भाइयों को बुलाओ। जनरल झाओ यिंग की ट्रेनिंग वाकई जबरदस्त है। बहनों में बहुत बदलाव आ गया है। उनके होने से नियांगजी सेना बिल्कुल अपने दम पर खड़ी हो सकती है। ऐसा था, लेकिन खतरनाक है। हुजूर, क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? गुओ गांव में कुछ हुआ है। प्रबंधन टीम को मीटिंग के लिए बुलाओ। दीदी, जल्दी से इसे चखो। यह कियाओ नियांग दीदी है, नई बनी खजूर की मिठाई। मीठा लेकिन चिकना नहीं, बहुत स्वादिष्ट है। दीदी, आप लोग यहाँ इतने जानकार कैसे हैं? सब लोग आ गए हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाइफेंग गिरोह ने लगातार लूटा है 3 पड़ोसी गांवों को। आग लगाना, हत्या, लूटपाट, हर बुराई करते हैं। उनका अगला निशाना गुओ गांव है। कल सुबह सेना भेजेंगे। मैंने फैसला किया है, झाओ यिंग नियांगजी सेना की कमान संभालेंगी। कल सुबह टीम लेकर निकलेंगी गुओ गांव की मदद करने। नहीं बचाएंगे। जनरल झाओ यिंग, यह बिल्कुल न करें। गुओ गांव में हमारा जीवनदायी नमक की खान है। अगर हाइफेंग गिरोह ले गया तो हमारा आगे क्या होगा? हम यूं नहीं देख सकते गुओ गांव का सफाया होते। वानकिंग दीदी ठीक कह रही हैं, होंठ नहीं तो दांत ठंडे। हाइफेंग गिरोह ने 3 गांव हरा दिए, उनकी भूख और बढ़ेगी। अगर आज गुओ गांव नहीं बचाया जब तक वे पक्के हो जाते हैं, अगला शिकार लियू गांव होगा। लियू गांव हमारी एक ईंट और एक छत से बना है, फिर लुटेरों द्वारा रौंदा नहीं जाना चाहिए। मैं भी चलूंगी। मेरे परिवार वाले हाइफेंग गिरोह के डाकुओं ने मारे थे। इस बार जान दे दूंगी तो भी उनका बदला लूंगी। गुओ गांव न बचाने की बात नहीं है, बस सीधे मुठभेड़ का समर्थन नहीं। हाइफेंग गिरोह बड़ी सेना लेकर गुओ गांव पर हमला कर रहा है। उनका अड्डा जरूर खाली होगा। अगर हम उस खालीपन का फायदा उठाएं, उनका राशन जला दें, उनके हथियार ले लें, मोर्चे पर डाकू जरूर घबरा जाएंगे। गुओ गांव की घेराबंदी अपने आप खत्म हो जाएगी। यह तरीका अच्छा है, उन्हें अचानक हमला कर दो। लेकिन महिला सेना में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 30 लोग हैं। भले ही काले हवा का अड्डा खाली हो, वहाँ भी कुछ डाकू बचे होंगे। लगता है लोग कम पड़ेंगे। और वे डाकू सब जान पर खेलने वाले हैं, बहुत बदमाश हैं। हमारी बहनें ज्यादातर पहली बार असली लड़ाई में हैं। क्या वे जीत पाएंगी? तब उन्हें दिखा देंगे हमारा लियू गांव एकजुट होने की ताकत। झाओ यिंग, इस मिशन में मैं तुम्हें कमांडर इन चीफ नियुक्त करता हूँ। महिला सेना तुम्हारे आदेश पर होगी, पशु सेना तुम्हारे प्रबंधन में होगी। कब हमला करना है, कैसे हमला करना है, पूरी तरह तुम तय करोगी। तो तुमने पहले से योजना बना ली थी, शायद मीटिंग से पहले ही योजना सोच ली थी, है ना? मीटिंग से पहले नहीं, बल्कि महिला सेना बनाने के बाद, उसके बाद सोची थी। अगर हमें स्थिर रूप से बढ़ना है और दूसरों से प्रताड़ित नहीं होना तो पहाड़ पर राज करना होगा। इस कड़ाके की ठंड वाले पहाड़ को अपना मजबूत साम्राज्य बनाना होगा। झाओ यिंग, काम सुनो। मैं गेट पर हमला करूंगा, सारे पहरेदारों का ध्यान खींचूंगा। तुम महिला सेना को ले जाओ, पश्चिमी पहाड़ी रास्ते से पीछे जाओ, सभा भवन ढूंढो, सीधे हुगे को मार डालो। चोर पकड़ने के लिए पहले सरदार को पकड़ो। तो तुम अकेले सामने से हमला करोगे? भले ही काले हवा का अड्डा खाली हो, वहाँ दर्जनों डाकू बचे होंगे। तुम कैसे टिक पाओगे? प्यारे पशु भाइयों, पहले तुम पहाड़ में एक दूसरे से लड़ते थे, भूखे और ठंड में रहते थे, बहुत दुखी थे। आज मेरे साथ काले हवा के अड्डे को नष्ट करो, वहां का खाना और सूखा मांस सब तुम्हें दे दूंगा। आगे से मेरे साथ रहो। लियू लियू लियू, गारंटी है कि तुम रोज खूब खाओगे और पियोगे। अब जीविका की चिंता नहीं। तुम जानवरों से बात कर रहे हो, क्या वे समझते हैं? हाँ, प्राकृतिक प्रतिभा है, बस जानवरों से थोड़ा नाता है। देर मत करो, जब तक डाकुओं को पता न चले। जल्दी से बहनों को लेकर पीछे जाओ। याद रखना, सीधे सभा भवन जाना, लड़ाई में मत उलझना। मेरे साथ चलो, छिपे रहो, मेरे आदेश का इंतजार करो, फिर हमला करो। भाइयों, हमला करो, काले हवा के अड्डे को ध्वस्त करो। बॉस, बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। बाहर हाथियों का झुंड आ गया है। जंगली भैंसे दरवाजा तोड़ने वाले हैं। बकवास, यह नामुमकिन है। सच में बॉस, क्या तुमने हाथी का बच्चा चुरा लिया है? बकवास। जानवरों का झुंड।
मालिक, किले में अभी भी 200 से ज्यादा डाकू बचे हुए हैं। मैंने नहीं सोचा था कि हेफेंग किले की जड़ें इतनी गहरी होंगी। जाओ यिंग के पास सिर्फ 30 आदमी हैं। आमने सामने की लड़ाई में वे टिक नहीं पाएंगे। जल्दी से अंदर घुसकर मदद करनी होगी। दोस्तों, मेरे साथ अंदर चलो, सीधे जुई हॉल पर हमला करेंगे। डाकू, आज तुम्हारी खैर नहीं। कुछ बदमाश औरतें मेरा रास्ता रोक रही हैं। बाप का रास्ता छोड़ो, वरना इन्हें काट डालो। सुनो सभी डाकू, तुरंत हथियार डाल दो, हथियार फेंक दो। जो भी नहीं मानेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। बख्श दो, हम हार मानते हैं। हम फिर कभी बुराई नहीं करेंगे। सर, जूही हॉल से मिला है ढेर सारा सोना, चांदी और जवाहरात, पेटियों में भरा हुआ पहाड़ जैसा ढेर। सर, अन्न भंडार में पूरा अनाज है और बहुत सारा सूखा मांस और सूखी सब्जियां हमारे लिए पूरे 1 साल के लिए काफी है। पीछे के गोदाम में छिपा हुआ है बहुत सारा जंगली माल और जानवरों की खाल, सब उत्तम किस्म का है। इससे बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। जो कुछ भी ले जा सकते हो ले लो, जो भी उठा सकते हो उठा लो। सोना चांदी सरकारी खजाने में जाएगा। अनाज का आधा हिस्सा वो गांव भेज दो। जंगली माल और खाल बाद में व्यापार के लिए रख लो। नहीं, हेफेंग किले के डाकुओं की मुख्य टुकड़ी अभी तक वापस नहीं लौटी है। वे संख्या में हमसे कहीं ज्यादा है। अगर वे लौट आए तो हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। हमें अभी तुरंत रक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, सामान ले जाने में समय बर्बाद करने के बजाय। रक्षा की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही येलांग और येनियू को उन डाकुओं के वापस आने के रास्ते पर घात लगाने के लिए भेज दिया है। बस उनके जाल में फंसने का इंतजार है। उन बदमाशों का अब कोई सरदार नहीं बचा और ऊपर से जानवरों का हमला। वे पहले ही बिखर चुके होंगे, अब कुछ नहीं कर पाएंगे। यह लियू असल में कौन है जो जमीन साफ कर सकता है, लोहा गला सकता है और युद्ध की रणनीतियाँ भी जानता है और जानवरों से बिना किसी रुकावट के बात कर सकता है? ये तो बहुत गहरा है। महोदय, जनरल झाओ को पीछे के तहखाने में मिला 100 से ज्यादा महिला कैदी जिन्हें डाकू अगवा कर लाए थे। उन्हें बाहर निकालो और ध्यान से गिनती करो। जो सुंदर हैं और कोई गंभीर बीमारी नहीं है, उन्हें लियू गांव ले जाओ और अच्छे से रखो। बाकी सब पुरुष, महिलाएं और बच्चे गुओ गांव भेज दो। गांव के मुखिया गुओ से देखभाल करने को कहो। इस अशांत समय में हमारे लियू गांव और गुओशान गांव को विकास करना है। हमें नए लोगों की जरूरत है और ज्यादा हाथों की। बात करने के बाद फिर भी उनकी सुंदरता पर नजर है। सचमुच एक लफंगा हो। पशु देवता, आप गुओ गांव के लिए पुनर्जन्म माता पिता जैसे हैं। अगर आप नहीं होते, हेफेंग किले को नष्ट करके डाकुओं को भगाकर हम सब गांव वाले शायद जिंदा नहीं बचते। न्यूज डिसेंडवी, आप दूरदर्शी हैं। डाकू के खतरे को पूरी तरह खत्म किया। इस बड़े उपकार को हम कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद पशु देवता। मुझे देर हो गई। गुओ गांव को आपदा का सामना करना पड़ा। मुझे माफी मांगनी चाहिए। हम लाए हैं अनाज, दवा और सामान। पहले सबको बांट दो। घायल ग्रामीणों को सुमो बहन से इलाज करवाओ। हेफेंग किला पूरी तरह नष्ट हो चुका है। अब गुओ गांव डाकुओं से परेशान नहीं होगा, लेकिन दीर्घकालिक विकास के लिए हम अकेले अब काफी नहीं है। मेरी योजना है कि आस पास के बेघर हुए भटके लोगों को गुओ गांव में लाया जाए। सब मिलकर जमीन साफ करें और खेती करें। नमक की खान खोदें और घर बनाएं। गुओ गांव को बनाएं एक शांत और समृद्ध बड़ा गांव। महोदय, हम आपकी भावना समझते हैं। ज्यादा लोग वाकई गांव को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हमारा गुओ गांव पहले ही अभी आपदा से गुजरा है। अनाज का भंडार पर्याप्त नहीं है। नमक की खान भी अभी शुरू हुई है। अगर एक साथ बहुत सारे भटके हुए लोग आ जाएं, तो अनाज कम पड़ सकता है और रहने की जगह भी कम होगी। और भटके हुए लोगों में तरह तरह के लोग होते हैं, उन्हें संभालना मुश्किल हो सकता है। सरपंच जी, चिंता मत करिए, अनाज का मामला मैं देख लूंगा। लियू गांव के अन्न भंडार तो पहले से भरे हुए हैं। आगे से नियमित रूप से गुओ गांव तक अनाज पहुंचाया जाएगा, ताकि सभी ग्रामीण और शरणार्थी पेट भर खा सकें। किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। बहुत शुक्रिया महोदय, आपकी दया। पत्थर की खदान का काम अभी शुरू ही हुआ है। भले ही अनाज हो, एक साथ इतने सारे लोग काम पर लगेंगे तो भी काम नहीं होगा। पत्थर की खदान से काम नहीं चलेगा, तो लोहे की खदान मिल जाए तो? लोहे की खदान? महोदय, आपका मतलब है कि हमारे पास भी लोहे की खदान है? हाँ, मैंने पहले ही पता लगा लिया था। गुओ गांव से कुछ ही दूर एक उथली लोहे की खदान है। उसमें पर्याप्त भंडार है और खुदाई करना आसान है। नमक और लोहा हमेशा से किसी भी इलाके की जान रहे हैं। दोनों जरूरी हैं। मेरी योजना है नमक और लोहे की खदानों की खुदाई और ढुलाई पूरी तरह गुओ गांव को सौंप दूं। शरणार्थी काम के लिए हाथ मुहैया करा देंगे। बहुत बढ़िया महोदय, आप बहुत समझदार हैं।
नमक लोहे का उद्योग आने से गुओगांव अब कोई वीरान इलाका नहीं रहेगा। हम पूरी मेहनत करेंगे, आपके भरोसे पर खरा उतरेंगे। शुक्रिया सेनापति लियू। सेनापति जी के साथ हमारा भविष्य उज्जवल है। महोदय, आखिरकार लौट आए। रास्ते में बहुत मेहनत की होगी। महोदय, आपकी विजय यात्रा का स्वागत है। सेनापति लियू, आप खूब वापस आए। मेरी दीदी कहाँ है? वह आपके साथ क्यों नहीं लौटी? लगता है मेरी अनुपस्थिति में आप लोगों की जिंदगी अच्छी चल रही है, पकोड़े भी खा रहे हो। आपकी कृपा से महोदय, गांव में पहले से अनाज बचा हुआ है। हाँ, अनाज बचा होना अच्छी बात है। तो हम एक शराब की भट्टी खोल सकते हैं। एक तो इससे खान पान बेहतर होगा, दूसरे व्यापारियों से लेन देन में हमारे पास और भी कीमती माल होगा। महोदय, यह बहुत अच्छा विचार है। मैं अभी कुछ लोगों को शराब बनाने के उपकरण जुटाने के लिए कहती हूँ। महोदय, बुरी खबर है, बड़ी मुसीबत आ गई है। धीरे धीरे बताओ, क्या हुआ? जनरल झाओ लियू गांव लौटते समय रास्ते में सामान ढोने वाली टीम को बचाने के लिए पीछे रुक गए। तभी उन्होंने एक गुट को देखा जो खुद को फूहू सेना कहता है। उसने हमला कर दिया। वह गुट बहुत अच्छे हथियारों से लैस था और बेरहमी से हमला किया। हमारे लोग उनका सामना नहीं कर पाए। जनरल झाओ अब जीवित हैं या मृत पता नहीं। क्या मेरी दीदी? उनका सामना फूहू सेना से कैसे हुआ? शेंगनान, घबराओ मत। तुम्हारी दीदी बहुत ताकतवर हैं, उन पर आसानी से कोई आफत नहीं आएगी। मैं इसका हल निकाल लूंगा। प्रभु, पता चल गया है। फूहू सेना का मुख्य दस्ता पूरब दक्षिण में 50 मील दूर ली गांव में डेरा डाले हुए है। सब लोग आदेश सुने। सुबह होने से पहले ली गांव को साफ कर दो। जनरल झाओ को बचाओ, फूहू सेना के सरदार को मार डालो। चलो। कमीनी औरत समझदारी से काम ले ल्यूजिया गांव का पता बता, नहीं तो बुरा होगा तेरा। कौन? तेरा कत्ल करने वाला तू है। हे फेंग झाई के हु गे को तूने मारा था। आज मैं अपने भाई का बदला लूंगा। उसने बहुत बुराई की, वह मरने लायक था। तूने बुराई में साथ दिया, आज तू भी बच नहीं पाएगा। नामुमकिन। तू इतना ताकतवर कैसे हो गया? बुराई करने वाला ईश्वर की सजा पाता है। जाओ यिंग, तुम कैसे हो? जागो। जल्दी चल। शेंग नाम, तेरी बहन का काम कैसा चल रहा है? और क्या सामान बार पैक कर रही है। मन तो नहीं मानता, मुंह से जबरदस्ती कह रही है। यह सब आपकी वजह से है। मेरी बहन अपनी इज्जत को महत्व देती है। शेंगनान, ऐसा मत कहो। गांव की कितनी बहनें आपकी शरण चाहती हैं। आपने तो जनरल झाओ यिंग की जान बचाई, कोई बुरा इरादा नहीं था। बड़ी बहन का स्वभाव बहुत कड़ा है, वो अपनी बात पर अड़ जाती है। असल में वो जानती है कि आपका इरादा अच्छा है, बस मुंह से नहीं कह सकती। मालिक, बुरी खबर है। उत्तर पश्चिम में 30 ली दूर बड़ी सेना दिखी। यान राजा के झंडे लहराते हुए गोजिया गांव की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वही है हेफेंग झाई, वह यान राज्य का इस कुहान पर्वत पर गुप्त अड्डा था। गांव लूटते थे, रसद बढ़ाते थे। अब जब हमने हेफेंग झाई साफ किया और हम मजबूत हो गए तो वे अब और नहीं रुक सके। लगता है हमारे शांतिपूर्ण दिन खत्म हो गए। यान राजा बहुत ताकतवर है, उसकी सेना के पास अच्छे हथियार हैं। क्या हम सिर्फ महिला सेना से उनका सामना कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात, हमारी महिला सेना ने कमांडर खो दिया। मनोबल कमजोर हो सकता है। महिला सेना को मैंने खुद प्रशिक्षित किया है। इसे तुम जैसे बदचलन के हवाले करना। सेना में अशांति फैल जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। तुमने रुकने का फैसला किया, यह अच्छा है। बस तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं लियू जीवन में तुम्हें निराश नहीं करूंगा, न ही ल्यूजिया गांव को। इस अशांत समय में एकजुट होकर जान लड़ाकर ही हम अपना घर बचा सकते हैं। अब से हम अब कोई बेसहारा नहीं है, बल्कि इस कुहान पर्वत के मालिक हैं। जब हम यान को हरा देंगे और जमीन बढ़ाएंगे, बुजुर्ग आराम से रहेंगे, बच्चे सुरक्षित बड़े होंगे, सब बहनें गरिमा से जिएंगी और अमीर बनेंगे।